आप सबके ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आई हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट थे पैंट से रिलेटेड, सूट से रिलेटेड, आर्मल शोल्डर से रिलेटेड, तो सभी प्रश्न का मैं उत्तर दे रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है, आपसे सिलाई सीख सकते हैं, सिर्फ फिनिशिंग के लिए कहाँ आना है। तो देखिए, मैं ऑनलाइन सिखाती नहीं हूँ और ज़ूम क्लासेस भी नहीं देती हूँ, ऑफलाइन भी नहीं सिखाती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं सिखाती हूँ। बिकॉज़ मेरे पास अभी कोई फ़िलहाल टीम वर्क नहीं है, मैं सिर्फ अकेले मैनेज करती हूँ, सिर्फ इसलिए। तो अभी तो ये नहीं पॉसिबल है, बट आप यूट्यूब के ज़रिए सीख सकते हो। रही बात फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग क्या है ना, प्रैक्टिस से आती है। वो कहीं जाने आने से नहीं आती, किसी के पास सीखने से नहीं आती। वो आपको खुद ही अपने काम पे फोकस अच्छे से करना होगा, बारीकी से, और थोड़ा स्लो प्रोसेस में काम करना होगा, तभी आपके काम में फिनिशिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस से गुजरना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है। कॉटन कॉटन के या नॉर्मल कपड़ा सिलने के लिए कौन से नंबर की सुई यूज़ कर सकते हैं। 16 नंबर, 18 नंबर बेस्ट रहती हैं। ये दो सुई जो है ना, वो हर कपड़े पे लगभग चल जाती हैं। जब किसी कपड़े पे नहीं चलती है तब हमें कोई और सुई लेनी पड़ती है। अदरवाइज़ नॉर्मल, मेरी तो मशीन में परमानेंट मैंने 18 नंबर की सुई लगाई है। 16, 18 चल जाती हैं, चाहे आपकी छोटी मशीन हो चाहे आपकी बड़ी मशीन हो। बस आपको ऑर्गन कंपनी की मशीन लेनी है। ऑर्गन कंपनी आती है ना, उसकी सुई आती है, तो वो आपको लेनी है। लोकल नहीं चलती है, कई बार चलती है कई बार नहीं चलती है। ठीक है। एक कमेंट आया कि मैम, हमारे कस्टमर का जो सूट है वो गला आगे वाला बिल्कुल आगे को लटक जाता है, आगे की ओर आ जाता है। मैं इसका क्या करूं, जबकि मैं फ्रंट में और बैक दोनों साइड में प्लेट डालती हूं। तो देखिए, ये आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, आई थिंक शाम को डाल दूंगी या तो। ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई बार कमर से लूज़ होता है ना, तब भी प्रॉब्लम आती है। या फिर कमर की नीचाई आपने ऊंची ले ली है तब भी प्रॉब्लम आती है। तो ये ऊपर की ओर जाएगा या फिर लटकेगा। और या फिर बैक आर्मोल की समस्या हो सकती है, बैक आर्मोल छोटा लिया होगा तब भी ये समस्या हो सकती है। ठीक है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से गला आगे पीछे भागता है। फिर एक कमेंट आया कि मैम, आपने फ्रंट हिस्से में सारे में प्लेट डाल दी सलवार में, हमें तो जो सिखाया गया था वो 8 इंच तक प्लेट डालना सिखाया गया था। तो देखिए, सबके तरीके अपने अपने, अपना मेथड होता है। मैं 8 तरीके से सलवार को बनाती हूँ, डिपेंड करता है कस्टमर किस साइज़ का है। अगर बहुत हेल्दी है तो मैं प्लेट को ना पूरे में फैला के डालती हूँ, ताकि वो बिल्कुल आगे की ओर लटका हुआ ना रहे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जो हेल्दी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, वो सलवार कैसे पहनते हैं, वो ना सारा आगे को कर लेते हैं और पीछे से ऊपर चढ़ा के पहनते हैं, और आगे से बिल्कुल नीचा करके पहनते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं पहनते, वो थोड़ा नीचे करके पहनते हैं, लेकिन पीछे से वो ऊपर ही करके पहनते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर हम सारा आगे की ओर प्लेट डाल देंगे तो पीछे की साइड से जो पौंचे होते हैं ना नीचे की ओर से, वो उठे उठे और ऊंचे ऊंचे रहते होंगे। बहुत सारे लोगों के देखे हैं आपने, इतनी गैपिंग रहती है, मतलब इतना ज़्यादा पैर दिखता है उनका, चाहे सलवार कितनी भी घेर की क्यों ना हो। तो डिपेंड करता है कस्टमर का साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्लेट डालना चाहिए। फिर भी कुछ नहीं समझ आए तो मैंने आपको तरीका बताया कि हाफ़ में प्लेट डालो और हाफ़ पीछे का प्लेन रखो। लेकिन पीछे भी साइड पे हम प्लेट डालते हैं 2, तो इसीलिए डालते हैं, एक तो बैठने उठने में कंफर्टेबल रहेगा, दूसरा जो पहुँचे की ओर से बिल्कुल ही उठा उठा ना रहे। ठीक है। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, बहुत पतले हैं तो उनका मैं आगे आगे प्लेट डालती हूँ। जो मोटे हैं, हेल्दी हैं, मुझे पता है वो किस तरह से पहनेंगे सलवार, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लेट डालती हूँ। और जो हद से ज़्यादा हेल्दी हैं तो उनका तो मैं पूरे में फैला के ही डालती हूँ, ताकि उनको बिल्कुल आगे लटका हुआ बिल्कुल इकट्ठा ना हो। थोड़ा फैल के रहेगा तो सलवार भी कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा भारी घेर वाली सलवार तो पसंद नहीं आती है, पहन नहीं पाते हैं, तो ये कारण होता है। बात करते हैं पटियाला सलवार की, तो पटियाला सलवार की भी ना बहुत सारी वीडियो मैंने सेकंड चैनल पे डाली हुई हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी कोई सलवार वाले आ नहीं रहे हैं। तो सेकंड चैनल पे आपको मिल जाएंगी पटियाला सलवार की वीडियो, सेमी पटियाला सलवार की वीडियो, हर तरह की कटिंग मैंने शेयर की हुई है, स्टिचिंग भी। बिकॉज़ मैं 8 तरीके से सलवार बनाती हूँ। डिपेंड करता है कि कपड़ा कितना है कस्टमर का, उसके अकॉर्डिंग मैं कटिंग करती हूँ, चाहे वो बोल के जाएँ घेर वाली या ना बोल के जाएँ, मैं कपड़े के अकॉर्डिंग करती हूँ कटिंग। क्योंकि कई बार कपड़ा ज़्यादा है और कस्टमर ने तो कुछ कहा नहीं होता है, तो मैं अपने हिसाब से घेर वाली सलवार बना देती हूँ, क्योंकि अगर बच रहा है थोड़ा बहुत टुकड़ा तो मुझे उसका क्या करना है। तो मैं सोचती हूँ कि कपड़े के अकॉर्डिंग मैं कटिंग की वो करती हूँ कि मैं किस तरह का मेथड इसमें यूज़ करूँ।
अलग अलग मेथड यूज़ करती हूँ कपड़े के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सलवार के ऊपर ना ये बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कौन सा तरीका सही है, कितने कपड़े में सलवार बन जाती है। तो सबसे कम कपड़े में स्ट्रेट सलवार बनती है। फिर एक जो मैंने आपको तरीका शेयर किया था ब्लैक सलवार का, वो बनता है, मतलब पहले कली फिर पार्ट, कलियाँ ऐसे निकालते हैं। फिर एक होती है साइड से पार्ट और आड़े में कलियाँ निकलती हैं। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। एक कमेंट आया था कि मैम 6 कली की सलवार की कटिंग शेयर करें। तो मैं ना आपको छोटे कपड़े पे सिखा दूँगी सलवार की कटिंग, ठीक है, ताकि आपको समझ हो जाए। क्योंकि इस समय पे क्या है ना, सबको पैंट प्लाज़ो पहनना है, सलवार तो मतलब छूट ही गया है। ये समझ लो सलवार कोई पहनता ही नहीं है आज की डेट में। तो आपकी डिमांड पे मैं छोटे कपड़े में समझा दूँगी बहुत बारीकी से डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप स्टिच कर सको। क्योंकि मैं आपको उतना वेट नहीं करा सकती कि भाई कभी कस्टमर आएगा लेके तो मैं बनाऊंगी फिर आपको सिखाऊंगी। अगर आपको जल्दी में बनाना है तो मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। फिर कमेंट आता है कि बोट नेक में शोल्डर आर्मोल कितना लें, चाहे वो ब्लाउज़ हो चाहे वो सूट हो। तो इस पे मैं डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ बहुत जल्दी, आई थिंक 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सलवार का आपको समझा दिया मैंने। प्लेट अकॉर्डिंग टू साइज़ डालती हूँ मैं, ठीक है, जैसी जिसकी चॉइस होती है, या फिर मुझे पता लग जाता है कि इसका साइज़ कितना है, किस हिसाब से ये बंदा पहनेगा। क्योंकि कई बार ना लोग नाप देते हैं यहाँ का, लेकिन वो क्या करते हैं, पहनते क्या है बिल्कुल नीचे, और पीछे के ऊपर, पीछे की साइड से आप देखोगे बिल्कुल उठा के पहनते हैं। तो कई बार पहनने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग भी बनाना चाहिए। बाकी सलवार की बहुत डिटेल वीडियो शेयर की हुई हैं दोनों चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगी, ठीक है। फिर एक कमेंट आया कि मुझे कली वाला लहंगा सीखना है। तो कली वाले लहंगे की वीडियो मैंने सेकंड चैनल पे डाली है। 2-3 ऐसी होंगी जो साड़ी से बनाए गए हैं, 2-3 ऐसी हैं जो पूरी कलियों को कट किया है मैंने, और फिर मैंने उस कपड़े से कलियों कलियों वाला लहंगा बनाया। और 1-2 ऐसे हैं जिसमें साड़ी से लहंगा बनाया पर नीचे बॉर्डर कट नहीं किया है, पर कलियां बनी हैं उसमें। तो सारी वीडियो आपको सेकंड चैनल पे मिलेंगी, नहीं मिले अगेन कमेंट करना, लिंक में दे दूँगी, ठीक है। गहराई में कितने इंच में प्लेट डालें। तो सलवार का मैंने बता दिया कि सलवार में प्लेट किस हिसाब से डालते हैं, पर इनका कमेंट है कि गहराई में प्लेट की आई थी कितना कपड़ा यूज़ करना है। तो वही मैंने कहा बेल्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे बेल्ट है ना बहुत बड़ी है और कपड़ा कम है तो प्लेट छोटी छोटी डालनी पड़ेंगी। बेल्ट जितना छोटा प्लेट उतनी गहरी डलेंगी, ठीक है, क्योंकि हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो जब मेरे पास कोई, अभी मैं अपनी सलवार बनाने वाली हूँ तब मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। और एक कमेंट था कि बहुत हैवी साइज़ के लोगों की प्लेट कैसे डालें। तो आपको स्टार्टिंग में ना 2-2 इंच दोनों साइड आसन के प्लेन रखना है, ताकि हैवी साइज़ के लोगों का बिल्कुल आगे की ओर इकट्ठा ना हो कपड़ा, ठीक है। मैम राउंड कॉलर की वेट कर रही हूँ, मेरे कस्टमर ज़्यादातर राउंड कॉलर की कुर्ती पहनते हैं, प्लीज़ आपकी ही वीडियो से मुझे सीखना है, आपका तरीका ईजी है। तो मैं ना एक कपड़ा ढूंढ रही हूँ, तो एक कपड़ा मेरे पास आई थिंक मेरे को लग रहा है कि है, तो मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। कुर्ती शायद शॉर्ट बनेगी तो कोई नहीं, बट आपको मैं सिखा दूँगी राउंड कॉलर की कुर्ती, ठीक है। आई थिंक एक कस्टमर है ना मेरी, वो परमानेंट राउंड कॉलर पहनती थी। अब जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ और आपकी डिमांड हुई है, तब से वो राउंड कॉलर नहीं पहन रही, बोट नेक पहन रही हैं। वरना उनका फेवरेट था राउंड कॉलर कुर्ती का। बट कोई नहीं, मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, खुद का कुर्ती बनाऊँगी तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं फिटिंग भी पहन के दिखाऊँगी, कटिंग कैसे करनी है, स्टिचिंग कैसे करनी है, पूरी राउंड कॉलर के बारे में सिखाएंगे आपको, ठीक है। इनमें मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, मैं कैसे सिलाई करूँ दीदी आप बताइए। ज़रूर दीदी, प्लीज़ रिप्लाई करना, ओके। तो देखिए सबके दर्द होता है, बट हम ज़्यादातर जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो ही चीज़ हमारे साथ होती रहेगी। दर्द मुझे भी होता है, बट उसको ना मैं साइड करके अपने काम पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, पूरा दिन काम करती रहती हूँ। आप नोटिस करना जब ही ज़्यादा महसूस होगा जब हम खाली बैठे होंगे। तो बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा करें, रेगुलर करें, पर छोड़े नहीं, थोड़ा थोड़ा डेली करें। डेली आपने ऐसा नहीं कि आज पूरा दिन सिलाई की फिर आपने बिल्कुल ही नहीं सिलाई, 1-2 दिन गैप कर दिया, उससे भी दिक्कत होगी, क्योंकि एक ही दिन में सारा वर्डन डाल लिया। तो रेगुलर जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना, उतनी देर आपको भी अपना काम करना है, तो नहीं होगा इतना ज़्यादा। बाकी काम में फोकस करोगे तो वो चीज़ें साइड हो जाएंगी, जिस चीज़ को अटेंशन दोगे वही चीज़ आती से आती है। तो आप क्या करो, दर्द को साइड करो, काम को पास करो। मेरा तो यही रूल है कि मैं अपने काम में ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ,
होता सबको है, ऐसा नहीं है। सिलाई मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं सिलाई वालों की कमर झुक जाती है, आंखें ऐसी हो जाती हैं, वैसी हो जाती हैं, बट मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं बट उससे इतना भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उतनी अटेंशन नहीं देने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। काम को ज़्यादा देंगे टेंशन, ठीक है। जब आँखों में कुछ सपने होते हैं तो उन बाकी चीज़ों को साइड करना होता है। मैम मेरा पुराने पैंट में आसन से 2 इंच वाली कटिंग नहीं है, इसलिए वो आसन से उठी है, मुझे क्या करना चाहिए? 3 इंच का कपड़ा लेके बेल्ट लगा लूँ, हिप 44 है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आप जैसे मैंने कल परसों पैंट डाला था अपनी कटिंग का वीडियो स्टिचिंग का, उसमें ऊपर की ओर बैक आसन के लिए कपड़ा नहीं बच रहा था, तो मैंने तिरछी पट्टी कट की और जो आसन 2 इंच में बढ़ाती हूँ उसको कंप्लीट किया। बस इस तरह से आपको करना है। आप ये समझ लो सिली हुई पैंट का ऊपर इलास्टिक खोल देना है पहले, फिर बैक आसन आपने बढ़ाना है। बढ़ाना है मतलब कोई भी कपड़ा ले लो जो आपके पास पड़ा है और ऊपर से आपने लगा देना है, फिर आपको पूरा फोल्ड करना है वापस से इलास्टिक। इससे होगा ये कि आपका बैक आसन बढ़ जाएगा, जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सिली हुई चीज़ों को भी सही कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा खोल दो, वापस से उसको काम करो उस पर। दी आपने 3 इंच की लूजिंग लिया है, उसमें ही सिलाई का भी मार्जिन है क्या पैंट में? तो हाँ, 3 इंच जैसे हिप का 4th + 3, तो ये हो गया मार्जिन दोनों पार्ट का, फ्रंट और बैक दोनों का ही हो जाता है। आप लोग कहते हो कि बैक पार्ट के लिए आप अलग से क्यों नहीं लेते मार्जिन, तो मेरा यही मेथड है, मैं चारों पार्ट सेम कट करती हूँ। मान लीजिए बैक पार्ट अगर मैं मार्जिन वाला कट करूं नॉर्मल जैसे सब लोग करते हैं, तो उसमें भी तो यही होता है, हिप का 4th + 1.5 इंच, ठीक है। अब जो बाकी जो 1.5 में एक्स्ट्रा लेती हूँ वो बैक आसन में लेते हैं लोग, मैं क्या करती हूँ, मैं एक साथ ले लेती हूँ, ठीक है। तो वो टोटल 3 इंच होता है, वो डिवाइड हो जाता है सब में, इस तरह से होता है। तो ऐसे ही हमने करना होता है मार्जिन वाले पैंट में। आपकी मर्ज़ी, आप बैक पार्ट में मार्जिन रखना चाहते हो या फिर आप चारों में डिवाइड कर देना चाहते हो उस मार्जिन को। तो मेरा तो यही मेथड है और आपको मैंने पूरा पैंट दिखाया है कि किस तरह से फिटिंग आई है, कटिंग स्टिचिंग पूरा डिटेल में समझाया है, तो आपका कोई शक ही नहीं बनता है कि कैसा बनेगा। और बाकी आप वीडियो को देख सकते हैं, लाखों के कमेंट पढ़ सकते हैं, उनका रिव्यू देख सकते हैं कि पैंट की फ़िटिंग कैसे आती है, इस तरह से कटिंग स्टिचिंग करते हैं। बाकी आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखकर बनाया है तो आप लोग भी कमेंट कर देना, ताकि जिनको डाउट है वो पढ़ सके उन कमेंट को, ठीक है। फिर एक कमेंट आया कि मैम अगर बैक में 4 और फ्रंट में 5 इंच का नेक है तो किस तरह से कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं, छोटे नेक में कैसे हमने सूट की कटिंग करनी है, शोल्डर कितना डाउन करना है, शोल्डर कितना लेना है, तो इस पे वीडियो है। हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको शोल्डर आर्म होल का अलग टॉपिक मिल जाएगा, सूट ब्लाउज पैंट हर चीज़ का एक अलग अलग टॉपिक मिलेगा। क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर भी नहीं मिले मुझे कमेंट करो, मैं दूंगी आपको लिंक, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन कहाँ पे आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं प्लेलिस्ट क्या होता है, ऑप्शन कहाँ पे आता है, तो शॉर्ट लाइव इनके बराबर में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी। मतलब वीडियो को छांट के अलग अलग करना, उसे हम प्लेलिस्ट कहते हैं। जैसे सूची होती है ना किताब में, शुरू में देख लेते हैं, तो उसी तरीके से। प्लीज़ बताइए अगर हमें बोर्ड लगाना हो तो उसमें क्या क्या लिखवाना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आएगा कि आपको बोर्ड में क्या क्या लिखवाना है, ठीक है। हम लूज सूट की फ़िटिंग करनी है और प्लाज़ो की तो कितना लेते हैं चार्ज? तो देखिए डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे क्या चार्ज है। देखिए अगर मैं लेती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, 50, अगर डिपेंड करता है कि हाँ उसमें फ़िटिंग किस तरह से है। देखो मैंने बोला था शायद उन्हें कि मैं कमेंट में नहीं दूंगी आंसर, क्योंकि कमेंट में समझ नहीं पाओगे। अगर सूट की फ़िटिंग नॉर्मल सीधी सिलाई वाली है तब तो हम 50 रुपये ले लेंगे। अगर उसमें साइड के चाक भी हमें कट करना है, मतलब हिप से चौड़ाई कम करनी है, तो चाक दोबारा बनेंगे, फिटिंग दोबारा होगी, चाक भी दोबारा बनेंगे। और किसी का शोल्डर बहुत ज़्यादा लटक रहा है तो उसको भी कट करेंगे, बराबर करेंगे, फिक्स करेंगे उसे। फिक्स मतलब अगर किसी का कुर्ती में दे रखा है 16 तो हमें 14 पे उसे लाना है, तो उसको हमने पूरा कट करना होगा, स्लीव्स को हटाना पड़ेगा, फिर दोबारा कटिंग करेंगे, फिर दोबारा स्लीव को अटैच करेंगे, साइड के चाक फोल्ड करेंगे, पूरी फिटिंग करेंगे, उसके हो जाएंगे 80 रुपये, 80 या 100, ठीक है। अगर अस्तर वाला है तो 100, नॉर्मल में 80। और प्लाज़ो के अलग रहेंगे। प्लाज़ो में डिपेंड करता है, नॉर्मल सी सिलाई लगानी है, सिंपल ऐसी फिटिंग वाली, तो उसके 30 रुपये 40 रुपये। डिपेंड करता है कि खाली आप सिलाई लगा रहे हैं या फिर ऊपर की इलास्टिक हटा के चौड़ाई वगैरह कट कर रहे हो, आसन वगैरह कट कर रहे हो, तब उसकी फ़िटिंग करनी है तो 50-60 हो जाएंगे, ठीक है। फ़िटिंग भी कई तरह की होती है कि कैसी फ़िटिंग हमें करनी है, नॉर्मल सिलाई वाली या पूरा कट करके स्टिच करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने चार्जेस लेने हैं।
मैम मुझे नोएडा शिफ्ट होना है पर मुझे सिलाई आती है, मैं कैसे क्या करूँ वहाँ पे? तो देखिए, अगर आपका नीचे का फ्लोर है तो आप नीचे की फ्लोर है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आप क्या है, बाहर के रूम में सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं, बाहर बोर्ड लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके काम के बारे में पता लगेगा। बोर्ड लगाओगे तो बल्कि नई जगह पे तो और फ़ायदा है कि आप बोर्ड लगाएं जल्दी से जल्दी, और शुरू से ही आपने बोर्ड लगा के काम करना शुरू करना है। और थोड़ा अपनी पहचान बढ़ाने के लिए लोगों को बताना भी पड़ता है कई बार तो, है ना? तो काम इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, बोर्ड लगा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप ऊपर के फ्लोर में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो आपके जो ग्रुप्स वगैरह बनते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या काम आता है, क्या करते हो। हर चीज़ के बारे में आप अपना शो कर सकते हो। जो आप स्टिच कर रहे हो नई जगह पे, तो उसको आप अपने स्टेटस वगैरह पे यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका प्रमोशन टाइप का हो जाएगा, लोगों को पता लगेगा। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, पता लगना तो ज़रूरी है ना कि आप क्या करते हो, है ना? बाकी इस टॉपिक पे मैंने ब्लॉग डाले हुए हैं तो आप वो ज़रूर देखें। पीछे पैक नेक में 1/2 इंच बढ़ाया है तो आर्मोल छोटा बड़ा हो गया है, क्या करें? तो वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बैक नेक में हम भी बढ़ाते हैं, बोट नेक कुर्ती बनाते हैं तब भी, कॉलर नेक बनाते हैं तब भी। आर्मोल छोटा बड़ा हो गया है तो आप उसे कट करके फिक्स करें अच्छे से फिनिशिंग से। छोटा बड़ा होने का तो कोई चांस नहीं है। बाकी जो स्लीव अटैच होगी वो सेंटर से ही अटैच होगी, आगे पीछे नहीं होगी, बिल्कुल सेंटर पे आपको स्लीव को अटैच करना है। और रही बात छोटा बड़ा होने की, तो आप पहले चेक कर लें कि स्लीव का जो राउंड है आर्मोल का, वो अगर बड़ा हो रहा है तब तो आप उसे नहीं छेड़ोगे। लेकिन अगर आपका आर्मोल राउंड करके चेक कर रहे हो फिटिंग के निशान तक, अगर वो थोड़ा बहुत छोटा हो रहा है तो कटिंग करके आपको बराबर करके फिनिशिंग देनी होगी उसमें, ठीक है? बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है? दीदी, अम्ब्रेला मशीन और नॉर्मल मशीन की सुई में क्या फ़र्क होता है? क्या नॉर्मल वाली मशीन अम्ब्रेला मशीन में नहीं लग सकती? नहीं लग सकती। कारण ये, वैसे मैं शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाल दूँगी, अभी तो नहीं। अ, कारण ये होता है, अंतर ये होता है कि जो बड़ी मशीन की सुई होती है अम्ब्रेला मशीन की, वो पूरी राउंड होती है। और जो छोटी मशीन की सुई होती है वो एक साइड चपटी होती है और एक साइड राउंड होती है, गोल होती है। तो ये अंतर होता है, तो फिर उसके हिसाब से खाँचे होते हैं इसके, तो सुई आप नहीं लगा सकते हो एक ही सुई दोनों में। अम्ब्रेला मशीन की गोल सुई आएगी उस, और छोटी मशीन की एक तरफ चपटी सुई आएगी और एक तरफ गोल आएगी। तो आप नहीं लगा सकते एक दूसरे की सुई, ठीक है? ले आओ, 10-5 रुपए की तो आती है, क्या हो गया, ठीक है? बाकी ऑर्गन कंपनी की लाना अच्छी सुई। दीदी, अम्ब्रेला मशीन में वेलवेट या सनील का सूट सिलने के लिए कितने नंबर की सुई लगती है? तो देखिए, अम्ब्रेला मशीन हो चाहे कोई भी मशीन हो, आपको शनील या वेलवेट सिलना है तो 11 नंबर की सुई बेस्ट रहेगी। किसी के में 14 नंबर चलती है, किसी के में 11 नंबर चलती है। आप दोनों लगा के देख लें आपकी मशीन में बेस्ट कौन सी चल रही है। वैसे जैसे कि मेरा है, बहुत सारे लोगों की 16 नंबर 18 नंबर पे भी शनील वेलवेट सिल जाता है, बट इस पे नहीं सिलता है मेरे पे। तो मुझे 11 या फिर 14 दोनों ही सुई ला के रखी हूँ मैं, ताकि कोई सी भी चला सकूँ मैं उस पर, किसी भी तरह का कपड़ा आ जाए, जैसे कि पतला मोटा, है ना? तो और बाकी आप ये भी पूछते हो कि एक ने कमेंट किया था, वो मैं आगे लूँगी शायद, ठीक है? तो 11 और 14 नंबर की सुई का आप यूज़ करें वेलवेट और सनील के कपड़े पे, हौजरी पे, ठीक है? और आपके पास, आपको हाल फिलहाल में बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ सिलना है और आपके पास सुई भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी सुई लगी है उसी को लगा रहने दें। जहाँ पे आपको सिलाई लगानी है वहाँ पे एक पेपर रखें, पेपर या अखबार जो होता है उसकी पतली सी पट्टी कट करें, उसके ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे कपड़ा जहाँ पे रखना है, कपड़े पे ही सिलाई लगेगी, पर ऊपर की ओर आपने कागज़ रख देना। जैसे ये है कपड़ा, इस पे सिलना है मुझे, तो ऊपर कागज़ करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में कागज़ को रिमूव कर देंगे, तो वो आपकी सिलाई अच्छी हो जाएगी। जो बिल्कुल आफत में है कि भाई अभी सिलना है उनके लिए। कई बार तो मैंने पूरा पूरा सूट ऐसा सिला है कागज़ लगा लगा के। दी, मेरी मशीन में 11 नंबर की लगती नहीं है, 18 और 16 है, मेरी मशीन पुरानी है, मुझे क्या करना चाहिए? वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मशीन की जो सुई होती है ना, वो ऊपरी हिस्सा सेम होता है, ठीक है? तो नंबर से तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है ऊपर हिस्से में, बस नीचे का जो नोक होता है ना, उसमें अंतर होता है, कोई मोटा होता है कोई पतला होता है, बाकी ऊपर का हिस्सा सेम होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुई नहीं लगती है। ऐसा तो नहीं है कि आप बड़ी मशीन में छोटी सुई, मशीन की सुई लगा रहे हैं, छोटी मशीन में बड़ी मशीन की सुई लगा रहे हैं। क्योंकि आपकी मशीन कौन सी है वो मुझे कमेंट करना। और ऐसा नहीं होता है लेकिन, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो सेम ही होता है, सुई का ना लगने का कोई चांस नहीं है। पर आपकी जो मशीन है उसी की सुई लाएं, बड़ी है तो बड़ी की, छोटी है तो छोटी की।
ओवरलॉक कैसे करते हैं, मशीन कैसे चलाते हैं, धागा कैसे डालते हैं। देखिए, मुझे इस चीज़ पे बहुत कमेंट आते हैं, ओवरलॉक मशीन कैसे चलती है, वो तो मैं सिखा दूँगी कैसे चलती है, धागा कैसे डालते हैं, और किस तरह से इन्होंने पूछा है कैसे करते हैं, मशीन कैसे चलती है और धागा कैसे डालते हैं। तो देखिए, ओवरलॉक करना सिखा दूँगी। धागे का क्या है ना मेरी मशीन को 8-9 साल आई थिंक होने वाले हैं या हो गए होंगे इस ओवरलॉक मशीन को, ठीक है। मैंने आज की डेट में, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं मशीन दुकान से लाई थी वही सुई आज तक चल रही है, इसमें एक ही सुई अभी तक चल रही है। मैं इतने अच्छे से काम करती हूँ जबकि पूरा दिन काम होता है इस पर, फिर भी वो सुई आज तक मैंने चेंज नहीं किया, परमानेंट लगी है, सही है, टूटती भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो सुई। तो अभी सुई जिस दिन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, मुझे खुद यूट्यूब वीडियो सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैंने आज तक कोई सुई चेंज ही नहीं करी। अब परमानेंट काम होने के बावजूद ये पहली सुई अभी तक चल रही है जो शॉप वाले ने लगा के दी थी मुझे। रही बात धागे डालने की, तो धागे भी मेरे बहुत कम टूटते हैं, बहुत कम। इतने सालों में मुझे लगता है कि मुश्किल से 8-10 बार टूटे होंगे। तो वैसे तो मुझे अब याद हो गया है कहाँ कहाँ से जाएगा, नहीं भी याद रहता है। जैसे एक धागा तो मेरा कई सालों बाद टूटा था, तो मुझे वीडियो सर्च करना पड़ा था, शॉर्ट वीडियो मैंने देख लिया था यूट्यूब पे और बहुत ईजिली मैंने डाल लिया था। इसमें ना बहुत सारे छेद होते हैं और एक पिन होता है, उसके हिसाब से हमने धागे डालने होते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम मुझे डालना होगा तब मैं दिखा दूँगी, बाकी आपको धागे जो डले हुए हैं वही मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से धागे डलते हैं, ठीक है। लोगों को कठिन लगता है लेकिन स्टार्टिंग में लगता है, फिर हो जाता है। वो जो पिन दिया गया है ना, उसी से सारे धागे डल जाते हैं। और ये मशीन थोड़ा उल्टा चलता है, सीधा नहीं चलेगा, उल्टा चलता है इस तरह से। तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी ओवरलॉक मशीन कैसे करते हैं, ठीक है। दी सलवार नीचे पौंचे की साइड से घूम जाती है, वही चीज़ है। आपने अगर प्लेट सारी आगे की ओर इकट्ठी करके डाल दी तो वो घूमेगी ही घूमेगी। और दूसरी कमी ये कि आपने कलियां बिल्कुल नीचे तक नहीं रखी तो भी घूमेगी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी कलियां पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। पार्ट तो नीचे तक रहते हैं लेकिन कलियां उनकी 5-6 इंच ऊपर ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब पौंचे से 5 इंच ऊपर अगर आप आओगे तो वहाँ तक हर किसी की कली होती ही नहीं है, क्योंकि जो लेंथ है ना पूरी नीचे तक आनी चाहिए, पौंचे तक, ठीक है। एक कमेंट आया है रानी शर्मा का, तो 40 चेस्ट है, कमर 36, हिप 40, बाजू की 5 गोलाई 6 और 7, और फ्रंट नेक छोटा है 3 इंच का, और बैक नेक 7 इंच का है। अंदर कितनी और, देखो फ्रंट की गोलाई आपने अंदर की ओर आके करनी है, जैसे मैंने बताया हुआ है 1/2 इंच अंदर आके गोलाई करनी है। अब जैसे आपने कहा बैक का डीप है, तो बैक का जैसे फ्रंट में आपने, यदि आपने शोल्डर लिया है 7 इंच, क्योंकि 40 चेस्ट है तो 7 इंच चलेगा, ठीक है। तो बैक का आपने 6 इंच ही लेना पड़ेगा, बिकॉज बैक का डीप है नेक, इसलिए। तो आप 1 इंच कम करके लो। नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा कमेंट करना, मैं थोड़ी सी ड्राफ्टिंग करके आपको समझा दूँगी, ठीक है। और शोल्डर दोनों पार्ट के कम और ज़्यादा होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमने शोल्डर पट्टी बराबर करनी है, ठीक है। और एक कमेंट इनका बहुत ज़्यादा आता है कि फ्रंट क्रॉस कब लें, बैक क्रॉस कब लें। तो मैंने 1000 बार बोला है, छोटे नेक में लेना है, डीप नेक में नहीं लेना है, और कई बार बोला है। तो प्लीज़ आप ठीक से वीडियो देखा करें, तब मतलब इस तरह कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कि बिकॉज़ मैं उस चीज़ का आंसर वीडियो में दे चुकी हूँ तो मुझे भी ख़राब लगेगा। जब मैं आंसर ऑलरेडी दे चुकी हूँ वीडियो में, तो आप उस चीज़ पे क्वेश्चन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे भी बुरा लगता है कि भाई पूरा वीडियो देखा ही नहीं, जिस चीज़ पे टॉपिक था उसी चीज़ को आप कमेंट कर रहे हो, है ना। तो ये सही नहीं है। सलवार में म्यानी डालना ज़रूरी होता है या नहीं? तो देखिए, आपने उसमें डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ उसमें ना घेर होता है तो वो एडजस्ट कर लेता है, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। पैंट में अगर डालते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सलवार में भी डालोगे तो भी अच्छा है। नहीं डाल रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो घेर है, ऑलरेडी लूजिंग है, वहाँ पे इतना सारा कोई फिटिंग तो होता नहीं है ना आसन के पास में सलवार में, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप डालें या ना डालें। लेकिन अगर आपको लग रहा है पौंचे साइड से उठ रही है तो थोड़ा सा कर्व डाल सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, वो ज़रूर देखें आप। और बहुत जल्दी मैं पटियाला सलवार की कटिंग करने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं अपना सूट सिलूँगी, तो अपने सूट की मैं एक सलवार बनाने की सोच रही हूँ। तो पटियाला सलवार आपको मेरी खुद की वीडियो का मिलेगा, ठीक है। छोटी छोटी कली वाली सलवार की कटिंग स्टिचिंग बताइए ना। तो देखिए, मैंने अगेन कहा कि सलवार आना बिल्कुल ही कोई पहन ही नहीं रहा है, सबको पैंट प्लाजो पहनने होते हैं। तो मैं इसका आपको थोड़े छोटे कपड़े पे सिखा दूंगी और बहुत बारीकी से सिखाऊंगी, प्रॉमिस। आप उस तरीके से ज़रूर कटिंग स्टिचिंग करना, कमेंट करना अगर कुछ समझ में नहीं आया, बट मैं पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। 6 कली की सलवार बोलते हैं एक्चुअली इसे, ठीक है।
बाकी सारे कमेंट हैं कि आप बहुत अच्छा डिटेल में सिखाते हो, समझाते हो, बहुत ही अच्छा से आप क्लियर करते हो, कोई डाउट है उसे भी अच्छे से क्लियर करते हो, दोनों चैनल पे बहुत अच्छा वीडियो डालते हो और आप अच्छे से समझ भी आता है। बहुत सारे कमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं, इतने पॉजिटिविटी के कि उन्होंने काम शुरू कर दिया है मेरे चैनल के माध्यम से, वीडियो देख देख के मोटिवेट होके अपना खुद का काम शुरू कर दिया है और अपने कस्टमर का भी काम मेरे तरीके से कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उनको मैं क्या ही कहूँ। नहीं तो आप कहोगे अपनी तारीफ़ करिए। तो उनके लिए मेरी तरफ से और ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं कि नए साल में ढेर सारा काम आपके पास आए और बहुत ज़्यादा तरक्की करो आप सब, अच्छा अर्न करो, बहुत सारा। पैंट की वीडियो पे ढेर सारे कमेंट आते हैं कि इतने अच्छे तरीके से हमने कहीं नहीं सीखा, हम बहुत सारी पैंट अपनी ख़राब कर चुके हैं, पर आज आपकी वीडियो से हमने अपना पैंट बनाया, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, हम पहली बार हैप्पी हुए हैं, पहली बार सेटिस्फाइड हुए हैं अपनी पैंट बना के। तो एक दो कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं कि हम आपके चैनल तक जब पहुँचे जब हमने बहुत सारी पैंट अपनी ख़राब कर ली, तो लेकिन अब आप तो पहुँच गए हो ना, तो अब अच्छे से आप बनाइए, पहनिए और अपने रिव्यू भी शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो भी शेयर करें, कुछ नहीं समझ आए तो भी कमेंट करें, मैं हमेशा आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी, जितना भी समझा सकती हूँ उतना ज़रूर समझाऊँगी। एक दो लोगों के लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, कुछ कमेंट मुझे ना शो नहीं होते हैं, वो कारण ये हो सकता है, मुझे आई थिंक लग रहा है जैसे एक ही समय पे फॉर एग्जांपल 12:02, तो 12:02 पे ढेर सारे एक साथ कमेंट किसी ने किए हैं, तो वो कुछ ना इधर उधर हो जाते हैं और कुछ वो शो करते हैं। तो रैंडमली अगर मैं किसी वीडियो को उठाती हूँ तो मैं उसमें देखती हूँ सबके कमेंट आंसर दिए गए हैं पर एक दो छूटा हुआ है, तो क्योंकि वो फ्रंट में मुझे शो नहीं हो रहा, तो वो इसी कारण से हो सकता है कि एक समय में ढेर सारे कमेंट आने की वजह से, तो उनको सॉरी। और जब मैं देखती हूँ तब तक 1-2 महीना हो चुका होता है, तो मैं बहुत बुरा फ़ील होता है कि भाई क्या सोचेंगे ये लोग कि सबका आंसर दिया हुआ है, हमारा कमेंट छोड़ा हुआ है। तो दिल से सॉरी, दिल से बहुत 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 सॉरी क्योंकि मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे खुद ही बुरा लगने लगता है। ओह माय गॉड, 1 डेढ़ महीने से आंसर नहीं किया गया है और अब आंसर दे के भी क्या करूं, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को उन्होंने पूछा होता है वो तो वो सॉल्व कर चुके होंगे उस समय तक। तो मतलब सॉरी, उसके लिए अगेन सॉरी। एक कमेंट आता है कि मैम आप पैंट का मार्जिन अलग से क्यों नहीं लेते हो बैक पार्ट में। तो देखिए मेरे चारों पार्ट मैं सेम बनाती हूँ, ये मेरा खुद का मेथड है, कहीं से किसी का कॉपी करा नहीं है। मैं परमानेंट, आप पुराने चैनल पे देखोगे 5 साल पहले, उस पर भी मैं ऐसे ही वीडियो डालती हूँ। शुरू में मैंने 1-2 डाली थी, फिर उसके बाद मैंने ये खुद का ही मेथड रेडी किया, ताकि सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ये मेथड मैंने अपनी ही एक्सपीरियंस से मैंने ये रेडी किया है और इसी से मैं पैंट की कटिंग स्टिचिंग करती हूँ। मेरे आसपास के बुटीक वाले भी पूछते हैं लोगों से कि वो कैसे बनाते हैं। जब भी हम कोई मेथड अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं तो वो उसमें हम अपना तजुर्बा, अपना ज्ञान डाल देते हैं। तो चारों पार्ट सेम रखती हूँ मैं, बैक आसन बढ़ा के रखती हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी रही, चाहे तो आप बैक पार्ट में मार्जिन रख लो, चाहे आप चारों में डिवाइड कर दो उस मार्जिन को, बात तो एक ही है, ठीक है। और फिर भी बहुत सारी समस्या आ रही हैं, तो आपको मैंने कल का जो वीडियो शेयर किया है ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी मेथड है, वो आप ज़रूर देखें। पैंट कटिंग स्टिचिंग का पूरा बॉडी से नाप लेकर पैंट कटिंग स्टिचिंग है। और एक है मेरा जिसमें मैंने पुराने पैंट का नाप लेकर सिखाया है। तीसरा मैंने कपड़े पे पुरानी पैंट को रख के कटिंग स्टिचिंग सिखाया है। मतलब सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जिनको नहीं आती है सिलाई वो भी इस तरह से बना सकते हैं। सभी मेथड को चेक करने के लिए आपको प्लेलिस्ट को चेक करना पड़ेगा, ओके। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा, सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।